हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जोग्टा अकेडमी चैनल। अगर आप HPRCA द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स जैसे पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPRCA द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन और रिसेंट ट्रेंड्स जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम। तो आपको टाइगर रिजर्व की लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे पहले आपके पास रिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है सुंदरबन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, थर्ड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड लास्ट वन इज मानस टाइगर रिजर्व। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइगर रिजर्व की लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपके पास इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं उनकी लोकेशन बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान से। राजस्थान में अगर आप देखें तो आपके पास सरिस्का एंड रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ एंड पन्ना टाइगर रिजर्व जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पेंच एंड सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स which are very important. Next is your कर्नाटका। कर्नाटका में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास है केरला। केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व। देन तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके पास है मधुमलई एंड अन्नामलई टाइगर रिजर्व एंड नेक्स्ट इज योर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपके पास है उड़ीसा। उड़ीसा में सतकोसिया एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड नेक्स्ट इज योर छत्तीसगढ़। हियर इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपके पास सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपके पास है बिहार। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। असम। असम में मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मानस टाइगर रिजर्व की लोकेशन, ठीक है, आपको याद होना चाहिए मानस टाइगर रिजर्व असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपके पास नामधापा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट इज योर उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके पास जिम कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इट कंटेन्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो मॉनसून सिस्टम के ऊपर है। इसमें आपसे पूछा गया था मॉनसून प्रिडिक्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉनसून की जो भविष्यवाणी होती है उसकी महत्वपूर्णता क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करना पड़ता है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कृषि मुख्य रूप से मॉनसून वर्षा पर निर्भर करती है। तो क्या मॉनसून की भविष्यवाणी की महत्वपूर्णता इस स्टेटमेंट से दिखती है? हाँ, इसमें से दिखती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास मॉनसून केवल तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। वाई? क्योंकि तापमान को सिर्फ मॉनसून नियंत्रित नहीं करता बल्कि वर्षा को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपके पास है मॉनसून की बारिश बर्फबारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बर्फबारी जो होती है आपकी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और पश्चिमी हिमालय में होती है, ठीक है। तो इसको आप गलत करेंगे, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होती है। मॉनसून बर्फबारी नहीं करता। फोर्थ स्टेटमेंट है आपको मॉनसून केवल तापमान को प्रभावित करती है। ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत है। मॉनसून इंडिया में बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है, ना सिर्फ आपके तापमान को। अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप मॉनसून की प्रेडिक्शन की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे मॉनसून की जो प्रेडिक्शन होती है वो एग्रीकल्चर प्लानिंग में हेल्प करती है, फ्लड मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करती है और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करती है। तो मॉनसून की प्रेडिक्शन अभी करंट टाइम पे काफी ज्यादा एक्यूरेट की जाती है जो सैटेलाइट्स के थ्रू की जाती है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री हैज हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ फॉर्मिंग न्यू क्रस्ट? किस प्रकार की प्लेट सीमा जो है नई पृथ्वी की परपट्टी बनाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसमें आपके पास बाउंड्रीज दी गई हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक्स का।
इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स की डायग्राम दे रखी है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। जो सबसे पहले होती है आपके पास वो होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में लिथोस्फीयर की प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही होती हैं और एस्थेनोस्फीयर से लावा बाहर आ रहा होता है और नई क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। यही आपका आंसर था कि कौन सी प्लेट बाउंड्री के ऊपर नई क्रस्ट बन रही होती है। और आपसे फर्दर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है कि यहाँ पे जो लावा होता है वो किस तरह का लावा होता है। यहाँ पे जो लावा होता है वो बसाल्टिक लावा और बेसिक लावा होता है, जिसमें आपकी बसाल्टिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो जो लावा होता है वो न्यू क्रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। इस चीज को आप याद करें और यही आपका आंसर था पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो प्लेट बाउंड्री होती है आपके पास वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ को आ रही होती हैं, जिनमें से जो बाहरी प्लेट बाउंड्री होती है वो अर्थ के नीचे सबडक्ट हो जाती है और सबडक्शन के बाद यहाँ पे ये लिक्विफाई हो जाती है जो एस्थेनोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, जिसके बाद ये लावा कई बार ऊपर की तरफ को आता है और अर्थ के बीनीथ सॉलिडिफाई हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नोट डाउन करना है, यहाँ पे जो आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, यानी आपकी जो क्रस्ट है यहाँ पे खत्म हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लावा कैसा होता है, एसिडिक लावा होता है जो काफी ज्यादा वायलेंट तरीके से एक्सप्लोड करता है, ठीक है। और थर्ड जो आपको चीज यहाँ पे याद रखनी है वो है अर्थक्वेक। यहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं वो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर आते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री जो आपके पास होती है वो होती है जिसमें प्लेट्स आपकी एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं और यहाँ पे आपकी कोई भी मेजर जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था Which of the following options most accurately describes the term climate? यहाँ पे आपको climate term का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दी गई है उनको केयरफुली रीड करना है। आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं और उनमें आपको एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। इसमें अगर आप टर्म्स को पढ़ें या इसमें आप जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्लाइमेट टर्म का मतलब होता है द डेली टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। नो, इट इज कॉल्ड एज वेदर, नॉट द क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन इन अ रीजन। दिस इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ टर्म क्लाइमेट। थर्ड है आपका सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी नहीं है आपके पास। फोर्थ है शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट, ये भी नहीं है आपके पास। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 2 टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। वन इज वेदर। वेदर की डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। क्लाइमेट टर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। इसको अगर आपने ध्यान से समझना है, वेदर होता है पर्टिकुलर आवर्स के लिए और मिनट्स के लिए और फॉर सम डेज, बट एवरेज ऑफ 20 to 30 ईयर्स, काफी सालों तक का वेदर किस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में किस तरह का वेदर है, वेदर है विंटर, समर आने वाली है तो ये वेदर है पर्टिकुलरली, ठीक है। और आजकल पर्टिकुलर डे का वेदर रेनी है या सनी है, ये पर्टिकुलर डे का वेदर होता है। वहीं अगर आप क्लाइमेट की बात करें तो हिमाचल में लॉन्ग टर्म क्लाइमेट की बात करें तो उसमें आपके पास आता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल। हिमाचल का क्लाइमेट जो होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था व्हाट डिफरेंशिएट्स द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्रॉम ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे आपके पास 2 तरह की क्रस्ट की बात की गई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए इंटीरियर ऑफ अर्थ का। अगर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह की आपके पास लेयर्स होती हैं अर्थ में। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज योर कोर। जो आपके पास पर्टिकुलरली क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दूसरी होती है आपके पास ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो 35 to 70 किलोमीटर तक होती है। वहीं जो आपके पास
ओशियनिक क्रस्ट होती है वो 7 to 10 किलोमीटर होती है। ओशियनिक क्रस्ट बनी होती है बसाल्ट से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो बनी होती है ग्रेनाइट से। आपको हमने इस वीडियो में पहले बताया था कि प्लेट बाउंड्रीज दो तरह की होती हैं। कौन सी प्लेट बाउंड्रीज? एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पे क्रिएट होती है ओशियनिक क्रस्ट, और जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पे जब वॉल्केनिज्म होता है तो आपके पास क्रिएट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें ग्रेनाइटिक रॉक्स होती हैं, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें बसाल्टिक रॉक्स होती हैं। इसको आप याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विश अ वाटरशेड फ्रॉम रिवर बेसिन एक्यूरेटली। यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ें, इनमें आपको वर्ड्स के बीच में डिफरेंस निकालना है। कौन से वर्ड्स? वन इज वाटरशेड एंड अदर इज रिवर बेसिन। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए रिवर मॉर्फोलॉजी का। पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे रिवर्स, लेंथ, ओरिजिन एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं टर्म्स के ऊपर, जहां पे आपको बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए वाटरशेड और रिवर बेसिन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन का मतलब होता है एक पूरा एरिया जो रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया या हिल्स के बीच का एरिया जो है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज और किसी पर्टिकुलर रिवर के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है, उस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे रीजन को बोलेंगे हम रिवर बेसिन। और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका मतलब होता है ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो है वाटरशेड। वाटरशेड एक स्मॉलर एरिया होता है जिसमें किसी रिवर की पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी या किसी पर्टिकुलर चैनल का आपके पास एरिया आता है। वाटरशेड एक स्मॉलर एरिया होता है, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं स्मॉलर रिवर और स्ट्रीम जो किसी पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे जो ये ट्रिब्यूटरी है किसी रिवर की, पर्टिकुलरली दिस वन, इस ट्रिब्यूटरीज में जितना एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरशेड, ठीक है। रिवर की चैनल मॉर्फोलॉजी में आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया आपका इज इक्वल टू वाटरशेड। वाटरशेड की तरह एक स्मॉलर एरिया होता है जो पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया को। तो आपने ध्यान रखना है जो आपका कैचमेंट एरिया होता है वो स्मॉलर एरिया होता है और ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो लार्जर एरिया होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हाउ इज बसाल्ट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेनाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जो बसाल्ट होता है और जो ग्रेनाइट होता है वो फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक्स का, और किस प्लेट बाउंड्री पे किस तरह का लावा निकलता है, जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक बाउंड्री होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां पे किस तरह का लावा निकलता है? बेसिक लावा, एंड वहां पे किस तरह की आपकी रॉक्स बनती हैं? बसाल्ट रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमने पढ़ा था कि किस तरह का लावा निकलता है? एसिडिक लावा, और वहां पे किस तरह की रॉक्स बनती हैं? ग्रेनाइटिक रॉक्स, ठीक है। तो जो ग्रेनाइटिक रॉक्स होती हैं वो कहां पे बनती हैं? बीनीथ द अर्थ, अर्थ के भीतर बनती हैं। एंड नेक्स्ट जो बसाल्ट है आपका वो कहां पे बनता है? वो आउटसाइड द अर्थ बनता है। कहां पे बनता है? आउटसाइड द अर्थ। तो इस तरह से इनका जो एनवायरनमेंट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखें तो इनमें क्या बताया गया है? बसाल्ट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑन द सरफेस। तो क्या सरफेस पे बनता है? राइट। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे जो बसाल्ट होता है आपका वो सरफेस के ऊपर बनता है।
whereas granite is formed by slow cooling beneath the earth। तो अगर आप देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर जो आपका लावा होता है, एसिडिक लावा, वो धीरे धीरे स्लो होता है और कहां पे स्लो डाउन होता है और कहां पे सॉलिडिफाई होता है, बीनीथ द अर्थ। ये आपके पास जो बसाल्ट और ग्रेनाइट दे रखे हैं, ये टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म होते हैं इन प्लेट टेक्टोनिक्स। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दोनों रॉक्स में किस किस तरह का डिफरेंस है। जो बसाल्टिक रॉक्स होती है वो डार्क कलर की होती है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं। और ये कहां पे बनती है? फॉर्म्स एट द सरफेस वेयर एट डाइवर्जेंट बाउंड्री। वहीं जो आपका ग्रेनाइट होता है वो लाइट कलर का होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कोर्स ग्रेन होता है और कहां पे फॉर्म होता है? फॉर्म्स deep underground the continents and where at convergent boundaries। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स द अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है डैम। तो जो डैम होते हैं उनका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है वो आपको इनमें से निकालना है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बेसिक जनरल अवेयरनेस से आएंगे और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आएंगे। इनमें आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ रूरल विलेज गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। जब भी डैम बनता है तो विलेज में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाँ, तो क्या ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, ना कि नेगेटिव। बिजली मिलना पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, फार्मर एक्सपैंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो फार्मर्स को इरिगेशन मिलती है डैम की वजह से और इरिगेशन एरिया इंक्रीज होता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्योंकि इससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम इंक्रीज होती है। थर्ड क्या है आपके पास? फ्लड कंट्रोल इन द सिटी इंप्रूव्स ड्यू टू रेगुलर ड्रेनेज। जो आपका डैम होता है उसमें क्या होता है, आपका रिवर का फ्लो जो होता है वो कंट्रोल होता है और फ्लड भी कंट्रोल होता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपके पास वो है ड्यू टू चेंजेस इन द रिवर फ्लो डाउनस्ट्रीम फिशिंग कम्युनिटीज एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रही है कि जब डैम बन जाता है तो उससे जो नीचे वाले एरियाज होते हैं वहां पे फिशिंग कम्युनिटीज को बहुत कम फिशेज मिलती हैं क्योंकि वहां पे जो वाटर का लेवल होता है वो क्या होता है, वो डाउन चला जाता है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है जहां पे जो फिशर कम्युनिटी है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। कौन सा? आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो इन स्टेटमेंट्स में अगर आप देखें तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपसे पूछा गया था। कौन सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर? डी ऑप्शन आपका आंसर है। इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे किसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप कभी गलत ना करें। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पूछा गया था व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ऑन अर्थ। इस क्वेश्चन को क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पे हवा क्यों चलती है इसका रीजन आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एयर प्रेशर, टेम्परेचर और उनके बीच का रिलेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कि विंड एक जगह से दूसरी जगह क्यों ब्लो करती है। यहाँ पे अगर आप देखें जहां पे सनलाइट ज्यादा होती है वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, हाई। तो जहां पे सनलाइट होगी वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जियोग्राफी का एक कंसेप्ट है, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर कहां पे होगा, जहां पे सनलाइट आपकी डायरेक्ट होगी। और जहां पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर होगा या आपकी सनलाइट कम होगी वहां पे क्या होगा, लो टेम्परेचर। और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ये अगर आपको अच्छे से पता है तो इसमें आपने याद रखना जो विंड होती है हमेशा, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर पे जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ को जाती है और सरफेस के ऊपर
स्पेस क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर में जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसीलिए विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जाती है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपके पास हाई प्रेशर है और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपके पास लो प्रेशर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सरफेस के ऊपर विंड कहां से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। इसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्लेन की गई है वो है आपके पास एटमॉस्फेरिक विंड्स। जो एटमॉस्फेरिक विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में चलती हैं पूरे के पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप इक्वेटर के ऊपर देखेंगे जहां पे सनलाइट काफी ज्यादा होती है, तो विंड्स आपकी इस डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो विंड्स होती हैं पर्टिकुलरली इस बेल्ट में इस डायरेक्शन में चलती हैं, इनको वेस्टर्लीज विंड्स बोलते हैं, और पोल्स पे ईस्टर्लीज विंड्स होती हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन क्लाइमेट। यहां से आपसे क्या पूछा गया था, ITCZ का इन्फ्लुएंस क्या होता है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए ये ITCZ क्या होता है। ITCZ जो होता है एक लो प्रेशर जोन होता है जो कहां पे क्रिएट होता है, इक्वेटर के पास क्रिएट होता है। इस पर्टिकुलर लो प्रेशर जोन में आपके पास जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं और मर्ज होके राइज होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है ITCZ के अराउंड जो एरिया होता है वहां पे काफी ज्यादा रेनफॉल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो इंडियन मॉनसून है उसके ऊपर पर्टिकुलरली क्या इंपैक्ट होता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपके पास जो ITCZ है उसकी लोकेशन एक्सप्लेन की गई है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ITCZ होता है वो काफी ज्यादा ऊपर है, कौन से सीजन में, समर सीजन में। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। समर्स के टाइम पे जो सन होता है वो आपका एग्जैक्टली कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और ITCZ भी उसके साथ में ऊपर की तरफ को शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो मॉनसून विंड्स होती हैं इंडिया की तरफ को आती हैं और इंडिया में काफी ज्यादा रेनफॉल करती हैं। वहीं जो आपका विंटर सीजन होता है उस टाइम पे ITCZ की लोकेशन काफी ज्यादा नीचे होती है जो कि लगभग इक्वेटर के आसपास होती है। वहां पे जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ऑफ शोर होती हैं और इंडिया में रेनफॉल कॉज नहीं करती हैं। तो आप अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करती है वो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। सीजनल रिवर्सन ऑफ विंड डायरेक्शन इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ ITCZ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।